वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपने ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर यानी जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने देखा था बेसिक 9th का पार्ट देखा था और साथ साथ में लास्ट में हमने एंड किया था केपलर्स के नियम के अनुसार जो भी चीजें प्लैनेटरी मोशन हो रहा था उसमें हमने थोड़ा सा देखा था। आज हम की वीडियो में हम केपलर का जो नियम है उसको पूरी तरह से एनालाइज करने वाले हैं, पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं और जिस चीज का हमें प्रूफ की इंफॉर्मेशन जरूरत होगी उस चीज को हम प्रूफ भी कर रहे होंगे। केपलर का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जेईई मेंस और नीट में भी इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंट वाले थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं केपलर का नियम। केपलर का नियम जो है वो हम प्लैनेटरी मोशन के द्वारा पढ़ेंगे, यानी ग्रहों की गति के संबंधित जो केपलर का नियम बताया था, केपलर साहब ने जो 3 नियम बताए थे उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला नियम था उसको लिखते हैं पहले। चलिए, केपलर साहब जी ने जो पहला नियम दिया था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो केपलर साहब जी थे उन्होंने कहा था कि जो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट हैं वह हमेशा सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चीज तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भैया ग्रह जो हैं वो तो सूरज के ही चक्कर लगाते हैं। तो पहली बात तो क्लियर होगी। अब दूसरी बात, किस ऑर्बिट में लगाते हैं ये हमें बताना है। तो पहला नियम केपलर साहब का ये कहता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वह हमेशा एलिप्टिकल पाथ में लगाते हैं। किस पाथ में लगाते हैं? एलिप्टिकल पाथ में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाते हैं। एलिप्टिकल को हिंदी से बोलते हैं दीर्घवृत्तीय, है ना, दीर्घवृत्तीय कक्षा में लगा रहे होते हैं। तो लिखिए सभी लोग, एवरी planet revolves around the sun in elliptical path। किस पाथ में? एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल को हिंदी से क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त, है ना। तो हिंदी वाले भी लिख सकते हैं कि हर ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है और किस पाथ में लगाता है? दीर्घवृत्तीय कक्षा में लगाता है। हर ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर दीर्घवृत्तीय कक्षा में लगा रहा होता है। ये हमारा हो गया। अब एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल पाथ विथ याद रखिएगा इस चीज को, विथ सन एज फोकई मतलब आप बोल सकते हो या फिर फोकस बोल सकते हो। सन को फोकस मान करके, फोकस को हिंदी से क्या बोलते हैं? फोकस ही बोलते हैं ना। फोकई की स्पेलिंग ये कर लीजिएगा आप लोग, फोकई, है ना। तो फोकई को आप फोकई इज द कलेक्शन ऑफ फोकस। वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा उसकी। तो आपने क्या सीखा कि जितने भी ग्रह होते हैं वे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एलिप्टिकल पाथ में, यानी कि दीर्घवृत्तीय पाथ में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो सूरज होता है सन एज फोकई, सन को फोकई मान करके। तो भैया हमने पहले एक एलिप्स बना दिया। आप 11वीं क्लास वाले बच्चे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हमारा एक चैप्टर होता है जो कि जिसमें कोनिक सेक्शन नाम होता है, उसमें हम पढ़ते हैं कि ये एक एलिप्स होता है, ठीक है ना, एलिप्स। तो एलिप्स में खासियत क्या होती है? अगर नहीं पढ़े हो तो बता देना चाहूंगा मैं आप लोग को। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। यदि मान लीजिए ये ए है, यदि ए है ये, तो ये भी ए होगा और ये बी होगा और ये बी होगा। सर्कल में क्या होता है कि सारे रेडियस हमारे, मतलब कि ये भी सेम होता है, ये भी सेम होता है, ये भी सेम होता है, ये भी सेम होता है सर्कल में। लेकिन हमारे पास क्या होता है एलिप्स में? क्या होता है कि ये और ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये हमारा 2a होता है, इसे मेजर एक्सिस बोलते हैं, है ना, और इसे माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये 2a होता है और ये 2b होता है। यहां तक की बात समझ में आई। और यहां एक फोकस होता है, फोकस इसे बोलते हैं, यहां होता है एक फोकस। और इसी फोकस को अपन बोल रहे हैं यहां पर, इसी फोकस को अपन बोल रहे हैं सन। क्या बोल रहे हैं इस फोकस को? यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं हम सन। कि सन जो होगा वो फोकस की तरह बिहेव कर रहा होगा। मान लीजिए यहां पे कोई एक प्लैनेट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, तो ये प्लैनेट हो गया और यहां से हमारे पास ये प्लैनेट चारों ओर इसके चक्कर लगा रहा होगा। तो यहां से चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्लैनेट है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और किस पाथ में लगा रहा है? एलिप्टिकल पाथ में लगा रहा है। और जो सन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फोकस की तरह बिहेव कर रहा है। तो डायग्राम याद रखिएगा कि प्लैनेट चक्कर लगाता है, सन जो होता है फोकस की तरह बिहेव करता है और एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहा होता है। तो ये हमने पहला नियम देखा। चलिए मूव ऑन करते हैं दूसरे नियम की ओर। भैया दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आप लोग देखेंगे कि दूसरा नियम जो होता है हमारे पास,
दूसरा नियम ये कहता है कि यदि मान लीजिए कोई भी प्लेनेट अगर सूरज के चक्कर लगा रहा होता है, तो जो प्लेनेट एरिया जो उसका रेडियस वेक्टर जितना स्वैप होता है जितने टाइम में, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल कवर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि द एरिया स्वेप्स बाय रेडियस वेक्टर joining foci and planet is same for equal interval of time, इसे आप बुक से अच्छे से भी लिख सकते हैं, बुक से मैं भेज दूंगा आपको। बाकी अगर इतना भी लिखते हैं, आपको इतना याद रहता है, तो समझ लीजिए आपसे बनता है। भैया हमें बनना चाहिए, तो इतना भी अगर आपसे याद है कि भैया जो एरिया रेडियस वेक्टर होता है, मतलब कि जो त्रिज्या का जो वेक्टर होता है, जितना टाइम मतलब इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल कवर कर रहा होता है। हमने कल बात भी करी थी, डिस्कशन किया था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा सेंटर हो गया, और यहां हमारे पास फोकस हो गया है ना, फोकस सन हो गया, यानी कि सन, और ये हमारा ग्रह हो गया, ये प्लैनेट हो गया, है ना। तो ये मान लीजिए, ये जो पहले मान लीजिए कि इतना T1 टाइम में ये जो हमारा रेडियस वेक्टर था, प्लैनेट पहले हमारा यहाँ पे, ग्रह पहले मान लीजिए यहाँ पे था ना, पहले मान लीजिए कि आपका जो प्लैनेट था, प्लैनेट यहाँ पे था, कुछ T1 टाइम बाद प्लैनेट इतना चल लिया, ठीक है ना। T1 टाइम बाद प्लैनेट इतना चल लिया, फिर मान लीजिए, तो इसको A बोल दीजिए, मान लीजिए, है ना, A, और इसको P1 बोल दीजिए और इसको P2 बोल दीजिए, मतलब P1 पोजीशन से वो P2 पोजीशन पे पहुंच गया। मान लीजिए इधर साइड उसने इतना कवर कर लिया, इधर साइड इतना कवर कर लिया, इसको बोल दीजिए P3 पोजीशन और इसको बोल दीजिए P4 पोजीशन। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, समझना ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां से यहां तक जाने में, P1 से P2 जाने में जो प्लैनेट को टाइम लगा वो T1 है, और जो P3 से P4 आने में टाइम लगा वो भी यदि T1 है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि जो एरिया होगी हमारी, एरिया ऑफ AP2P1 जो होगी वो बराबर होगी किसके, एरिया के AP3 और P4। देखो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि अगर हमारी पृथ्वी, जैसे हमें ये इस छोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसमें जो दिन और रात मिला के होता है वो होता है 24 घंटे का, एक दिन 24 घंटे का ही होता है हमेशा। तो अगले दिन अगर हम बात करेंगे, मतलब एक दिन कंप्लीट होता है 24 घंटे में, तो क्या अगला दिन जो होता है वो 25 घंटे का होता है, कभी 26 घंटे का होता है दिन, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि ग्रह जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ही कवर करता है, यानी कि जो उसकी चाल होती है, एरिया मतलब कि बोल सकते हो आप, एरिया मतलब बोल सकते हो क्षेत्रीय चाल, है ना। तो जो उसकी क्षेत्रीय चाल यानी एरियल वेलोसिटी जो होती है उसकी, वह हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो आप क्या बोल सकते हो यहां पे, इसमें आप सीधा सा एक पॉइंट स्टार लगा के लिख सकते हो कि जो एरियल वेलोसिटी होती है, यानी कि क्षेत्रीय चाल जो होती है वह कांस्टेंट होती है। क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब बदलती नहीं है। तो इसमें हमारे पास एक आता है dA/dt, मतलब कि एरिया कवर्ड इन dt टाइम, dA एरिया कवर इन dt टाइम, ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा L/2m के होती है। m मतलब होता है मास ऑफ प्लैनेट, m क्या है हमारे पास यहाँ पे? मास ऑफ प्लैनेट, मतलब कि ग्रह का वजन, और L मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जिसकी वैल्यू mvr होती है, ठीक है ना। तो यहां से क्या पता चला हमें, ये याद करो कि dA/dt मतलब कि एरिया वेक्टर कवर्ड इन dt टाइम, dA कवर इन dt, एरिया कवर इन dt टाइम जो होता है मेरे पास कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट किसके बराबर होता है? L/2m के बराबर होता है। m मतलब होता है कि ग्रह का वजन, और L मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो संवेग, मोमेंटम मतलब होता है संवेग, है ना। तो यहां से
इस फॉर्मूले इसको डेरिवेशन पे हम नहीं चाहते हैं, ज्यादा पूछता नहीं है डेरिवेशन। आप इसे याद रखिएगा कि भैया जब भी अपना केपलर का दूसरा नियम बोले, एरिया वेक्टर कांस्टेंट होता है, क्षेत्रीय चाल जो होती है वो सदिश होती है, कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है, और उसमें जो फॉर्मूला आ रहा होता है वो dA/dt बराबर L/2m आता है। याद रखना, ये इस तरह का मैं बता भी चुका हूं शायद तक कि ये जेईई मेंस या फिर एडवांस जो भी है पूछा गया है एक बार पेपर में, ऐसे ही लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑफ द केपलर लॉ। तो ऐसे पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन कौन सी चीजें करेक्ट है केपलर लॉ में। आप लेट एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी कई बार पूछा, 11वीं क्लास में पूछा जा चुका है, तो ऐसे पूछ लेता है। तो डी उसमें ऑप्शन ये भी था dA/dt = L/2m, तो बच्चे बता दिए कि हाँ ये सही है ना। तो ये हमारा दूसरा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया शेयर स्वैप हो रही होगी, मतलब स्वैप मतलब मूव हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं केपलर साहब के तीसरे नियम की ओर। भैया केपलर साहब का तीसरा नियम भी बता दीजिए क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केपलर साहब का जो तीसरा नियम था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे नियम में भैया होता क्या है, देखिए क्या होता है, बिना बताए थोड़ी ना पता चलेगा। केपलर का जो तीसरा नियम था वो ये था कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा आपने इधर क्या बनाया था, इधर बनाया था क्या, इधर क्या माना है आपने, जो इधर मानोगे, जैसे मान लो इधर b माने हो, a माने हो, मान लो a माने हो ना, तो a, तो यहां जो रहता है ना, जो इधर मेजर एक्सिस में रहता है ना, मेजर एक्सिस में वही आता है यहाँ पे t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का क्यूब। इसका देखो स्क्वायर लगा हुआ है, इसका क्या लगा हुआ है, क्यूब। तो तीसरा नियम यही कहता है कि जो रिवोल्यूशन होता है, जो कोई भी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, तो उस दौरान जो उसका समय अंतराल होता है, एक रोटेशन पूरा करने का जो समय अंतराल होता है, यानी कि टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, t², और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, a के क्यूब के, यानी कि मेजर एक्सिस के। अब चलो हिंदी से देख लेते हैं। हिंदी से मतलब होता है टाइम का, इसका बोलते हैं टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, इंग्लिश से इसे बोलते हैं टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, और इसी को बोलते हैं हिंदी से क्या बोलते हैं, हिंदी से बोलते हैं प्रतिभ्रमण काल, प्रतिभ्रमण काल, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिभ्रमण काल बोलते हैं, इसे टाइम ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रतिभ्रमण काल। तो ये क्या होता है, क्यूब की रूट होता है, क्यूब मतलब होता है घन, जानते हो आप लोग, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, है ना। तो ये टाइम ऑफ रिवोल्यूशन प्रतिभ्रमण काल मतलब कि जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, a क्यूब के। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, समानुपाती। तो t² जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, a के क्यूब के। a क्या है हमारे पास, सेमी मेजर एक्सिस, है ना, सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं इसको, हिंदी से क्या बोलते हैं इसको, मध्य दूरी, है ना, मध्य दूरी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब चलिए इसका हम डेरिवेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो होता है हमारे पास क्या होता है, इसका जो डेरिवेशन होता है हमारे पास वो क्या होता है, थोड़ा सा काम का होता है, इसलिए हम इसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं। तो भैया इसका डेरिवेशन देखना है अपने को, है ना। चलो धीरे धीरे करके देख लेंगे और क्या ही है ना। तो दूसरा नियम अब हम डिराइव करने वाले हैं। तो t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, a की जगह r लिख दिया और कुछ नहीं किया है। तो मान लेते हैं लेट मास ऑफ सन इज कैपिटल M, प्लैनेट का मास जो है, प्लैनेट का जो मास है वो है स्मॉल m, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट जो है हमारे पास r है। तो जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, आप ये बताओ कि दो बॉडी है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, दो बॉडी है तो उनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, और उसकी वैल्यू जो होती है F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। ये आपने पढ़ा है, तो G लिख दीजिए, और दो मास, एक स्मॉल ये वाला और ये वाला, अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r²। तो ये हमारा एक हो गया पहली इक्वेशन। हम इसको डिराइव करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन आप पहली बार देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन है बहुत आसान। कुछ नहीं करते हैं, हम दो फोर्स निकालते हैं, दो बल निकालते हैं, और दोनों बल को इक्वेट कर देते हैं। जब इक्वेट करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ रिलेशन आता है, उसकी मदद से हम इसको पता करेंगे। तो एक फोर्स तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कितना होता है, जैसे मान लो सन है और अर्थ है ना, अर्थ नहीं, मान लो कोई भी प्लेनेट P है, तो एक तो इनके बीच में फोर्स हो गया हमारे पास, एक फोर्स तो हमने बता दिया, इधर साइड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। फिर जब ये घूम रहा है, तो घूमने के लिए कोई ना कोई फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है। हमने कई बार पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए हमने एक रस्सी है, रस्सी में धागा बांधा और ऐसे से घुमाते हैं, तो धागा घूम क्यों रहा है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r होती है। क्या होती है, mv²/r। m इसका मास है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है,
बात है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा बाहर साइड मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल के इधर साइड तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो mv²/r है और ये वाला फोर्स हमारे पास ये है। अगर हम इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Gmm/r² और ये हो जाएगा mv²/r। तो यहां से हमारे पास, सॉरी ये बड़ा वाला नहीं कटेगा, छोटा वाला कटेगा। तो यहां से हमारे पास r से एक r कट गया, तो हमारे पास क्या बटा G कैपिटल M/r इज इक्वल टू v², यानी v² का रिलेशन यहां से हमारे पास ये आ गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया हूं। एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2/r², एक होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो मैंने दोनों को इक्वेट किया तो मुझे ये रिलेशन मिल गया। अब फिर जब मुझे ये रिलेशन मिल गया ना भैया, तो अब मैं क्या करता हूं, जब मुझे ये रिलेशन मिल गया तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है। टाइम t मतलब क्या होता है, टी मतलब बताइए क्या होता है, टाइम पीरियड, मतलब कि उसको एक रिवॉल्यूशन करने में कितना समय लगा। तो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला होता है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 2πr/v। 2πr/v। अगर कोई सर्कल है, मान लो सर्कल है, तो तुमसे टाइम पूछा तो जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन टाइम पीरियड हमारे पास ये पूरा रिवॉल्यूशन का बोला है, तो अपन स्पीड का याद करो। तो स्पीड का हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो सर्कल घूमेगा तो सरकमफेरेंस हो जाएगा। सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो कितना होता है, 2πr ही होता है ना। तो 2πr/v ऐसे किया होगा। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सोचा उसने, तो स्पीड डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 2πr, और टाइम, तो टाइम निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, 2πr/v। तो यहां से हमें याद रखना होगा आपको कि टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr/v। अब देखो भैया यहां v² की वैल्यू पता है, तो v को इधर भेज दीजिए। v को जब आप इधर भेजेंगे तो आपके पास यहां क्या आ गया, 2πr/t कर दिया हमने। फिर दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। जब दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करोगे तो इधर से आ जाएगा आपके पास v² और इधर 4π²r²/t²। अब भैया v की वैल्यू पुट कर दो, v² की यहां से पुट कर दो वैल्यू, तो पुट कर दो यहां से वैल्यू। तो v² की जगह क्या लिखा हुआ है, Gm/r, तो v² की जगह हमने लिख दिया Gm/r, और इधर 4π²r²/t²। हमें प्रूव क्या करना है, t² को एक साइड करना है, तो t² को एक साइड कर दो, t² इधर आ गया और ये r को इधर भेज दो, तो ये हमारे पास इधर चला गया, तो ये 4π²r³ आ गया, और gm को नीचे भेज दिया, ये हो गया। यहां से ये रिलेशन निकाल तो बन जाएगा ना आप लोगों से। कुछ नहीं किया हूं भैया, t² को यहां भेज दिया। जब मैंने भैया t² को यहां भेजा तो gm को यहां नीचे भेज दिया और r को यहां भेज दिया, तो r³ बन गया और gm नीचे आ गया, t² इधर आ गया, तो t²। अब देखो, अब इस बात को समझो, 4 कभी चेंज होगा नहीं, पाई की वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं, जी की वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं, एम का वैल्यू मतलब वजन ऑफ सन, ये वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही है, तो ये कांस्टेंट हो जाएंगी। तो इसे अपन कांस्टेंट बोल देते हैं के। और जब भी हमने उल्टा चले जाओ, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म आता है, और कांस्टेंट टर्म को हटा देते हैं तो हमारे पास यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग जाएगा। तो देखो यहां से हमने क्या कर दिया, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ प्रूफ कर दिया। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी केपलर के नियम, तीसरे नियम में। तो करना क्या है भैया, सीधा सा है, F बराबर एक होता है Gmm/r², और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। इन दोनों को इक्वेट कर दिया भैया मैंने, तो v² की वैल्यू मिल गई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v, तो v² की वैल्यू पता है अपने को, तो इसको इधर भेज करके हमने स्क्वायर कर दिया। अब v² की वैल्यू पता है, तो भैया यहां से v² की वैल्यू उठा करके यहां रख दिया। अब जब हमने रखा तो सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया। दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ द केपलर का नियम। केपलर के नियम हमने पढ़ लिए। पहला नियम हमने क्या पढ़ा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि जो एरियल वेलोसिटी मतलब क्षेत्रीय चाल जो होती है वो सदिश होती है। तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, आप इसे रट लीजिए एक तरह से। तीनों नियम को एकदम से याद कर लीजिए, तीनों के फॉर्मूला याद कर लीजिए। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत जगह पूछे जाते हैं। आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछेंगे। सिंपल दिया रहेगा कि मान लीजिए t1 दिया हुआ है, t2 दिया हुआ, कंपेयर करने को बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। फिर न्यूमेरिकल की बात अपन बाद में करेंगे, पहले अपन यहां तक कवर कर लिए। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।